अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो आज हम लेक्चर परफॉर्म करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स सेंट्रल बोर्ड केमिस्ट्री। नील बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था 1913 में, रदरफोर्ड के नकाइस को ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए 2 साल बाद 1913 में बोहर ने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया और अपने मॉडल की बेस जो बनाया वो प्लांक्स की मैक्स प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी थी। इसको बेस बनाते हुए बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नकाइस को दूर किया था। अब इसने जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को बेस बनाया था उसके मुताबिक प्लांक्स थ्योरी क्या कहती थी? प्लांक्स थ्योरी ये कहती थी कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट ऑब्जर्व और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, यानी इलेक्ट्रॉन जो है अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी को ऑब्जर्व या एमिट नहीं करता कंटिन्यूसली, लगातार। दूसरा पॉइंट ये था उसका कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? क्वांटाइज्ड। क्वांटा मतलब क्या है? फिक्स होगी। अगर इलेक्ट्रॉन या कुछ चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर फॉर्म रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को बार बार चेंज नहीं करेगा, वो अपनी एनर्जी को एमिट या ऑब्जर्व नहीं करेगा, बल्कि उसकी एनर्जी उस सेल में क्या होगी? फिक्स होगी, क्वांटाइज्ड होगी। एन ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, यानी जिस ऑर्बिट या जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो उसने एनर्जी को लूज, यानी इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी को लूज या एमिट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो बोहर ने इस थ्योरी का यूज करते हुए, इस थ्योरी को बेस बनाते हुए अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। उसके जो पोस्टुलेट थे हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। बोहर ने हाइड्रोजन एटम को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये एटॉमिक मॉडल पेश किया था। ये एटॉमिक मॉडल सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर फॉलो होता था। वो एटम जो जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और जो हाइड्रोजन एटम होता है स्टूडेंट्स, के अंदर टाइनी न्यूक्लियस होता है, छोटा, इन द सर्कुलेट ऑर्बिट ऑफ रेडियस। यानी जो एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइनी न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने रेडियस, यानी ये जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है इस इलेक्ट्रॉन का, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। इस रेडियस को यूज करते हुए वो क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो उसका जो दूसरा पॉइंट था उसने कहा कि ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। अब स्टूडेंट्स आप इस बात को अंडरस्टैंड करना है, ये आपके पास एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? ये जो सर्कुलर फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, शेल्स हैं, ये ऑर्बिट है, या इनको आप स्टेशनरी स्टेट्स भी कह सकते हो, या इनको आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हो। रदरफोर्ड से जो गलती हुई थी, वो मेन गलती यही हुई थी, उसने कहा कि एक तो ये बात थी कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, वो रेंडमली रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसने उसकी पोजीशन को नहीं बताया था। उसने कहा यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ के पास न्यूक्लियस है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यानी उसने कहा कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। एक तो ये बात गलत हुई। बोहर ने कहा ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अपने ही खास ऑर्बिट के साथ एक खास एनर्जी लेवल में ही रिवॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं होता है वो कहीं रेंडमली जहां मर्जी चाहे वो रिवॉल्व करता रहे, ऐसा नहीं होता। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अपने रेडियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। वो जो ऑर्बिट, जो न्यूक्लियस से उनके ऑर्बिट का डिस्टेंस होता है, खास डिस्टेंस, एक खास डिस्टेंस बनता है उनका, वो उसी खास डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास पहला ऑर्बिट है, एक खास डिस्टेंस पर है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे ही रिवॉल्व कर सकता है। बोहर ने ये बताया।
दूसरा उसने ये बताया कि क्यों रदरफोर्ड कह रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट करेगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल, क्योंकि एटम तो स्टेबल नहीं है अगर ऐसा होगा। तो बोहर ने कहा ऐसा कभी नहीं होता अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर, फाइव इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या करेगा, कभी भी इमिट या ऑब्जर्व नहीं करेगा। उस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो उस ऑर्बिट में ना तो एनर्जी को इमिट करता है ना एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, उसकी एनर्जी खर्च या ज़ाया या ऑब्जर्व नहीं होगी। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। फॉर इसकी एनर्जी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी 20 जूल है, इसकी 50 है, इसकी 60 है। अब अगर इलेक्ट्रॉन ने अपने ऑर्बिट को चेंज करना है तब वो एनर्जी को या तो ऑब्जर्व करेगा या इमिट करेगा। ऐसा नहीं होता, बोहर ने कहा कि जिस रदरफोर्ड कहा था इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करता जाएगा, जहाँ मर्जी चाहे वो रिवॉल्व करे और अपनी एनर्जी को इमिट करता जाएगा। बोहर ने कहा ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अपने ही फिक्स ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहा होता है, अपने ही एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहा होता है, वो कभी एनर्जी को इमिट या ऑब्जर्व नहीं करता। तीसरा पॉइंट, नो ऑब्जर्प्शन या इमिशन ऑफ एनर्जी इन ए पार्टिकुलर शेल। अभी बात की मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, अब इस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस शेल में जब तक रिवॉल्व करता जाएगा इस शेल में इलेक्ट्रॉन, ये इस शेल का इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इस शेल में इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है तो उस वक्त ये ना तो एनर्जी को इमिट करेगा या ऑब्जर्प्शन, ना एनर्जी का ऑब्जर्प्शन होगा ना इमिशन होगा, क्योंकि ये अपने ही पार्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। 4 पॉइंट, इमिशन ऑफ, जो थर्ड पॉइंट है, नो ऑब्जर्प्शन या इमिशन ऑफ एनर्जी इन ए पार्टिकुलर शेल, ये तो हमने कर लिया। 4 पॉइंट, इमिशन ऑफ एनर्जी, अगर उसने कहा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट या ऑब्जर्व तब करेगा जब वो अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा, अपने शेल को चेंज करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट कब करेगा, कब होगा उसकी एनर्जी का इमिशन, जब वो ऑर्बिट हायर टू द लोअर ऑर्बिट में जाएगा, हायर ऑर्बिट से लोअर शेल में जाएगा, तब वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, अब ये क्या कर रहा है, हायर टू, ये हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट से क्या आ रहा है, लोअर ऑर्बिट में, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि फाइव में आपको एक बात स्टूडेंट्स, इस शेल की एनर्जी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मिसाल 100 जूल, अगर वो नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, दूसरे ऑर्बिट में आएगा, तो वो एनर्जी को इमिट करेगा। कैसे एनर्जी को इमिट करेगा, आप कैसे पता चला कितनी एनर्जी को इमिट किया है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इस शेल की वो एनर्जी को इमिट करेगा ड्यू टू डिफरेंस इन देयर एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी डिफरेंस की बेस पे। डेली क्या करता है, एनर्जी डिफरेंस, जितना इस शेल और इस शेल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा वो उतनी ही एनर्जी को इमिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्टूडेंट, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे इस शेल की एनर्जी 60 जूल है। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस दूसरे ऑर्बिट में आने के लिए कितनी एनर्जी को इमिट करना पड़ेगा, जब तक इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस शेल जितनी नहीं हो जाएगी तब तक इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर नहीं हो जाता। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में आने के लिए तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आने के लिए अपनी एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप स्टूडेंट डाल लगे एनर्जी डिफरेंस, यानी आपके पास एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, E2 नेगेटिव E1, यानी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, E2 हायर ऑर्बिट और E1 क्या है, लोअर ऑर्बिट जाकर। अब इतने किसने कितनी एनर्जी को इमिट किया स्टूडेंट्स, 100 नेगेटिव 60, 40 जूल एनर्जी को इमिट करेगा, तब भी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता। जब तक इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस शेल तक जितनी नहीं हो जाएगी तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन इस शेल में नहीं आ सकता। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर टू हायर ऑर्बिट, ये देखें स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर ऑर्बिट में जा रहा है, तब इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, क्योंकि जो लोअर ऑर्बिट होता है इसकी एनर्जी कम होती है। जो हायर ऑर्बिट, जो हायर शेल होता है, जितना शेल दूर हो जाता है न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम, ये हम बात करेंगे। क्योंकि अब ये शेल दूर है, इसकी एनर्जी हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है और लोअर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। अब इसने इस शेल में जाना है, फॉर एग्जाम्पल
अब 60 है, अब इसकी क्या है 100 है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में जाएगा हायर ऑर्बिट में तो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। पहले ये 40, क्योंकि आपको पता होना स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है तो फोटॉन की फॉर्म में करता है। अब इसे 40 यूनिट एनर्जी के गेन करने पड़ेंगे। 60 है तो 40 मजीद इसे आप वायर से हीट दें या लाइट की फॉर्म में तो उसको ऑब्जॉर्व करेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर टू हायर ऑर्बिट, सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी इस शेल जितनी हो जाएगी 100 जूल तो वो शेल में चला जाएगा। तो बोर ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ही कांस्टेंट फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है उस वक्त ना तो एनर्जी का एमिशन होता है ना ऑब्जर्वेशन। जब वो अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा तब एनर्जी का एमिशन भी होगा और ऑब्जर्वेशन भी होगा, लेकिन तब होगा अगर इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो एनर्जी का ऑब्जर्वेशन होगा, हायर टू लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी का एमिशन होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी जितनी उस शेल की होगी, ऐसे हायर से लोअर ऑर्बिट में नहीं आ सकेगा। एक फिक्स एनर्जी होती है हर शेल की। अब स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन 100 से 60 जूल यानी दूसरे शेल में आ रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन है, यानी जो निकलने वाली बाहर निकलने वाली जो रेडिएशन है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या हो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में किसी पॉइंट से पास होने वाली जो वेव्स की तादाद है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन है, मैं क्या दफा मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से जाहिर करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है, इसको हम किससे जाहिर करते हैं, न्यू से। अब ये जो रेडिएशन यहाँ से इमिट हुई, मैं एग्जांपल दूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में आने के लिए तीसरे से 2 रेडिएशन इमिट हुई है फॉर एग्जांपल। कितनी रेडिएशन इमिट हुई है, 2 रेडिएशन। मैं कहता हूँ एक रेडिएशन की एनर्जी 20 जूल है। अब 2 रेडिएशन इमिट हुई, इसका मतलब 40 जूल। 2 रेडिएशन इमिट हुई हैं क्योंकि 100 से दूसरे ऑर्बिट में आने के लिए, क्योंकि उसकी ऑर्बिट की एनर्जी दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी 60 है, तो उसने क्या किया, 2 रेडिएशन को इमिट किया। हर रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है, 20-20, तो 40 यूनिट एनर्जी के उसे खर्च करने पड़े, जिसकी वजह से 2 रेडिएशन इमिट हुई, जिसमें 40 जो 20 रेडिएशन इसके ले लें और 20 जूल किसके ले लें, इस रेडिएशन के, यानी 40 यूनिट एनर्जी खर्च करने पड़े। अगर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो फर्स्ट शेल है इसकी एनर्जी है 20 जूल, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसको कितनी फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, इसकी जो यहाँ से जो रेडिएशन एमिट होगी कितनी होगी। अगर आप इस केस समझे, जिस तरह मैंने कहा अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो एक रेडिएशन के लिए हमने 20 कहा कि हर एक रेडिएशन की जो एनर्जी हो 20 है, यानी 40 यूनिट एनर्जी खर्च करने पड़े। अगर 100 से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जो थर्ड ऑर्बिट है इसकी एनर्जी 100 है और जो फर्स्ट है इसकी 20 है, तो उससे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इस सेल में आने के लिए स्टूडेंट्स, इससे 80 यूनिट। एनर्जी डिफरेंस क्या कर रहा है, 100 - 20, 80 यूनिट एनर्जी के खर्च करने पड़ेंगे। यानी कितनी रेडिएशन, हर रेडिएशन क्योंकि 20 जूल की हमने कंसीडर की हुई है, तो कितनी रेडिएशन इमिट होगी यहाँ से, 4 रेडिएशन इमिट होंगे स्टूडेंट्स। कितनी रेडिएशन, क्योंकि हर रेडिएशन कितने का हमने कंफर्म किया, क्या है, कंसीडर किया है 20 जूल। अब आप ये अंदाज लगाएं कि स्टूडेंट जो एनर्जी डिफरेंस होता है डेल ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अगर जितनी एमिटेड रेडिएशन ज़्यादा होंगी, रेडिएशन इमिटिंग जितनी ज़्यादा होगी उसका एनर्जी डिफरेंस भी उतना ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप ये देखें यहाँ से स्टूडेंट्स, अब इस थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आने के लिए 2 रेडिएशन को इमिट किया, यानी ये जो फ्रिक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन है वो 2 हैं। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कम एनर्जी को इमिट किया, कितने जूल, 40, यानी फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी का डिफरेंस भी कम आ रहा है, 100 से 60 कितना बचेगा, 40। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, अगर 100 थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो 4 रेडिएशन इमिट हो रही है। स्टूडेंट्स देखें फ्रीक्वेंसीज ऑफ इमिटेड जो रेडिएशन है वो बढ़ रही है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट्स एनर्जी का डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था थर्ड ऑर्बिट में उसके एनर्जी 100 थी और यहाँ पे कितने 20, 80
जॉल का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इमिटेड रेडिएशन भी ज़्यादा निकल रही है, ज़्यादा इमिट हो रही हैं, तो एनर्जी का डिफरेंस भी ज़्यादा आ रहा है 80। यहाँ पे कितना आ रहा था 40। जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी जो एनर्जी में डिफरेंस होगा वो भी इतना ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। और हमारा जो ये अगर आप देखें डेली प्रोपोर्शनलिटी एच न्यू, एच प्लांक्स कांस्टेंट है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 जॉल सेकेंड। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू एच न्यू ई टू डेल ई को हम क्या कहते हैं एनर्जी डिफरेंस है, यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या लोअर से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए, तो ये हमारे पास क्या है एच न्यू। यानी अगर आपको किसी चीज़ फ्रिक्वेंसी का नहीं पता, इस फ्रिक्वेंसी जो एमिटेड रेडिएशन है आप उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के चेक करके यहाँ जितनी आएगी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यहाँ आप एच न्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपको एनर्जी का डिफरेंस पता चल जाएगा कि लोअर ऑर्बिट में या हायर ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन कैन पे भी इस तरह समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा थोड़ी रेडिएशन एमिट करेगा, तो उससे हायर ऑर्बिट में जाता जाएगा तो उसका रेडिएशन जो एमिशन है वो भी ज़्यादा होता जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी का डिफरेंस भी उतना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से दूसरे में जाएगा तो कम रेडिएशन एमिट होगी तो एनर्जी का डिफरेंस भी कम होगा। अगर दूसरे से तीसरे चौथे पाँचवें में चला जाएगा इस तरह जो रेडिएशन एमिशन है वो भी ज़्यादा होता जाएगा, जो रेडिएशन बहुत ज़्यादा एमिट होगी और एनर्जी का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लास्ट पॉइंट हमारे पास फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट बोहर ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है फिक्स्ड ऑर्बिट एनर्जी लेवल में उसका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन उस वक्त किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिक्स नहीं है तो तब वो रिवॉल्व नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक खास एंगुलर मोमेंटम ही रिवॉल्व कर सकता है। एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारे पास, एम वी आर इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ये एन जो है स्टूडेंट्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एच जो है प्लांक्स है, ये एच ओवर 2 पाई। एम हमारे पास मास, वी वेलोसिटी और क्या है रेडियस। स्टूडेंट आप इस पॉइंट को इस तरह समझें, एंगुलर मोमेंटम पहले तो ये पता नहीं चलेगा आपको मोमेंटम क्या चीज़ होती है। मोमेंटम स्टूडेंट्स क्या चीज़ है, यानी जब कोई चीज़ मोशन ऑफ क्वांटिटी इन अ बॉडी, जब कोई चीज़ कोई बॉडी है वो क्या कर रहा है मोशन की हालत में मूव कर रही है सर्कुलर फॉर्म में। एंगुलर एक होती है स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में लीनियर मोमेंटम, यानी जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, ये उसको हम क्या कहते हैं लीनियर मोमेंटम। और जो एंगुलर होती है, एंगुलर मोमेंटम जब कोई बॉडी होती है वो सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व करती है। अब इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, यानी एंगुलर का मतलब क्या होता है, जब कोई बॉडी है वो मूव कर रहा है उसको मोमेंटम जो है वो सर्कुलर फॉर्म में एंगुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ आ गई, ये एंगुलर मोमेंटम बढ़ा रहा है रेडियस। अगर एम भी होता तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, हमारे पास आर का रेडियस का एडिशन हो गया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस उसकी जो मोशन है वो एंगुलर है, एंगुलर मोशन एंगुलर फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। अब बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है अपने ही फिक्स्ड एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में, जब उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यह आपके पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। अब इसका जो मास होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका जो न्यूक्लियस डिस्टेंस यानी रेडियस होगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, रेडियस के उस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है जो इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस रेडियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है जो इसके एंगुलर मोमेंटम के मल्टीपल हो। अगर आप इसको एक और तरीके से समझें कि जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, अब इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जितना इलेक्ट्रॉन का मास है और जिस वेलोसिटी से वो सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा फिक्स होगा। कैसे, यानी आप ये देखें उसका मास, उसकी वेलोसिटी, रेडियस का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, NH/2 पाई के। अगर इस एंगुलर मोमेंटम का जो प्रोडक्ट अगर इसके इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ये n हमारे पास क्वांटम नंबर है। अगर इलेक्ट्रॉन 12 ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व, यहाँ पे आप सेकंड पुट क्योंकि दूसरे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, या n ऑर्बिट का नंबर बताता है, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑर्बिट होगा सेकंड ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा 2h/2 पाई होगा, थर्ड ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा 3h/2 पाई होगा। आपने यहाँ n की वैल्यू फाइंड करनी है जिस ऑर्बिट की आप बात करेंगे। ये आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू दी हुई है।
अब H/2p जो होगा हर ऑर्बिट के लिए कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। जस्ट अगर आप n के नंबर को, क्वांटम नंबर को चेंज करते जाएंगे तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो चेंज होता जाएगा। हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स आप ये बताएं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए H/2p के। दोबारा समझे स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है, जिस वेलोसिटी से या जिस मास के साथ वो मूव कर रहा है, जिस सर्कुलर फॉर्म में, उसका जो इंटीजर मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए, H/2p के इक्वल होना चाहिए। इसके इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इंटीजर ये n इंटीजर को क्या करता है, नंबर को क्या करता है, यानी मल्टीप्लाई, यानी आप H/2p से इस इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो हर ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम को आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट का फाइंड करें, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का, आप H/2p हर ऑर्बिट के लिए सेम रहेगा और आप उसको मल्टीप्लाई करें इंटीजर n से तो उसकी जो वैल्यू आएंगी वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हर ऑर्बिट का फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फिक्स होगा, क्वांटाइज्ड होगा। और आपको ये पता हो स्टूडेंट, बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस करीब होगा उसकी एनर्जी कम होती है, जो बाहर होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के मल्टीपल होता है। और जितना रेडियस ज़्यादा होगा एंगुलर मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। शेल जितना दूर होता जाएगा, जहरी बात है, रेडियस जो होता है वो बढ़ता जाएगा और एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, इंक्रीज। तो एंगुलर मोमेंटम जितना दूर होगा, जितना ज़्यादा होगा, एनर्जी उतना ज़्यादा होगी। एंगुलर मोमेंटम जितना कम होगा, एनर्जी उतनी कम होगी। तो इस तरह न्यूक्लियस के जो करीब तरीन ऑर्बिट होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की जो दूर होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, वो कम होती है। स्टूडेंट्स ये था बोहर एटॉमिक मॉडल। इंशाल्लाह हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर कोई भी आपको मुश्किल पेश है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके।